स्काई शॉट्स को सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों बनाया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर बने इस सीई के मार्क का क्या मतलब होता है। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे छोटे टीवी को देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो प्लांट के ऊपर सोप फॉर्म दिख रहा है उसको इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा यूनिक सोप फॉर्म माना जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि हकीकत में ये कोई सोप फॉर्म नहीं बल्कि एक इंसेक्ट का बेहद ही स्मार्ट मूव है। असल में दोस्तों इस इंसेक्ट का नाम स्पिटल बग है जो कि अपने आप को किसी भी शिकारी से बचाने और अपने आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए किसी भी प्लांट के तने से मॉइस्चर को सक करके उसको यूरिन के थ्रू कुछ इस तरीके के सोप फॉर्म में रिलीज करता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका ये सोप बबल देखने में इतना ज्यादा रियलिस्टिक लगता है कि ये बेहद ही आसानी से इसके अंदर बैठकर अपने आसपास से गुजरने वाले दूसरे इंसेक्ट्स को चकमा देकर उनका शिकार भी कर लेता है। तो ये इंसेक्ट और इसका ये बबल अपने आप में यूनिक जरूर है। फैक्ट नंबर 13 किसी भी वोल्केनो का बस्ट होना एक बेहद ही कॉमन फिनोमेना है, लेकिन कोई भी कॉमन फिनोमेना आपको कभी भी इस चैनल पर देखने को नहीं मिलता है, राइट? तो चलिए इस कॉमन फिनोमेना को थोड़ा सा रेयर बना देते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन कई सालों में कुछ ही सेकंड्स के लिए कुछ चुनिंदा जगहों पर ही जब वोल्केनो बस्ट होता है तो उसके अंदर से एक लाइट प्रोड्यूस होती है और ये लाइट ठीक वैसी ही होती है जैसी तूफान आने से पहले हमें बादलों में दिखाई देती है। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि क्योंकि ये लाइट काफी छोटे टाइम पीरियड के लिए बहुत ही रेयर सिचुएशंस में जनरेट होती है, तो आज तक कोई भी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाया है कि हकीकत में वोल्केनो के बस्ट होने पर कुछ इस तरीके की लाइट्स प्रोड्यूस क्यों होती है। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि क्योंकि वोल्केनो के बस्ट होते समय ऐश पार्टिकल्स काफी ज्यादा गर्म होते हैं और जब वो एक दूसरे से तेज स्पीड के साथ टकराते हैं तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं जो कि हमें कुछ इस तरीके की लाइट फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये तो बात हो गई इस फिनोमेना की, लेकिन जब तक रेयर वीडियो क्लिप नहीं तब तक मजा नहीं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें वोल्केनो की उसी अजीब लाइटनिंग को रिकॉर्ड किया गया है, जहां पर आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि बेहद ही रेयर सिचुएशंस और सेलेक्टेड जगहों पर वोल्केनो के अंदर से कुछ इस तरीके की बेहद ही अजीब सी लाइट भी प्रोड्यूस होती है। तो ये वीडियो क्लिप अपने आप में रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 12 जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुबई गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इस तरीके के फ्लाइंग बोट्स को उनके पुलिस ऑफिसर्स को क्राइम कम करने के लिए दिया गया है, जिसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां और काफी बड़े बड़े देश इनको फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बता रहे हैं और उनका यह मानना है कि आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी एक नया रेवोल्यूशन भी ला देगी। अब अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने तीन चीजें यहां पर नोटिस जरूर की होंगी। पहला, ये टेक्नोलॉजी फ्यूचर की है, दूसरा, ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस है और तीसरा, इस टेक्नोलॉजी को मैं अपने फैक्ट में लेकर आया हूं। तो समझ तो आप गए ही होंगे। चलिए इस टेक्नोलॉजी के इतिहास की पोल भी खोल ही देते हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1950 में यूएसए में बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ इस तरीके के फ्लाइंग बोट्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिसे आगे चलकर साल 1953 में आधिकारिक तौर पर लोगों के सामने उतारा भी गया था। लेकिन क्योंकि उस समय इन तरीके के फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स का वजन काफी ज्यादा हुआ करता था, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करने में काफी ज्यादा ईंधन की जरूरत पड़ा करती थी, जिसके चलते हुए काफी ज्यादा महंगे साबित हो रहे थे। परिणाम स्वरूप इन तरीके के फ्लाइंग बोट्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और आज प्रेजेंट डेट में इसी टेक्नोलॉजी को कॉम्पैक्ट बनाकर लोगों के सामने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी बताकर पेश किया जा रहा है। तो एक बार फिर से 15वीं बार फ्यूचर की टेक्नोलॉजी इतिहास की ही निकली। फैक्ट नंबर 11 दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर एक इंसान के द्वारा सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रिंग का यूज करते हुए ही पानी को एक मग से दूसरे मग तक ट्रांसफर किया जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों हमारे पानी की एक बेहद ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसको कि साइंटिफिक लैंग्वेज में कोहेसिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। साधारण शब्दों में पानी की एक ड्रॉप हमेशा ही पानी की दूसरी ड्रॉप के साथ मिलकर एक नई बड़ी ड्रॉप बनाती है, यानी कि पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा ही दूसरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए रेडी रहते हैं और पानी की इसी क्वालिटी को इस वीडियो क्लिप में भी दिखाने की कोशिश की गई है। असल में दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्ट्रिंग को पानी से भिगोना होगा। अब जैसे ही इस स्ट्रिंग की मदद से ऊपर रखे मग से नीचे रखे मग की तरफ पानी को ट्रांसफर किया जाता है, तो क्योंकि ये स्ट्रिंग पहले से ही गीली होती है तो ये और ज्यादा पानी को नहीं सोखती है। परिणाम स्वरूप इस स्ट्रिंग में पहले से ही मौजूद पानी इसके ऊपर बहने वाले नए पानी के साथ तुरंत ही बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस स्ट्रिंग के ऊपर बहने वाला पानी
स्ट्रिंग में पहले से ही मौजूद पानी के साथ चिपकने लगता है। अब क्योंकि एक मग को नीचे की तरफ रखा जाता है तो इस स्ट्रिंग पर बहने वाले पानी पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगने लगता है, जो इस पानी को कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। परिणाम स्वरूप हमारा पानी सिर्फ एक स्ट्रिंग पर ही बिना गिरे ट्रेवल करते हुए कुछ इस तरीके से दूसरे मग को भर देता है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आप इस एक्सपेरिमेंट को केवल अर्थ के सरफेस पर ही कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा या फिर कम होगा तो उस सिचुएशन में यह पानी या तो स्ट्रिंग से चिपका हुआ रह जाएगा या फिर वो बीच रास्ते में ही नीचे गिरकर एक्सपेरिमेंट को खराब कर देगा। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी हुई है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए रिसर्चर्स आज तक ये भी नहीं पता लगा पाए हैं कि हमारी पृथ्वी पर ही कितने प्रकार के एनिमल्स या फिर फिशेस मौजूद हैं। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल फरवरी 2020 में सामने आई एक वीडियो क्लिप है। असल में दोस्तों इस वीडियो क्लिप को फरवरी 2020 में यूरोप की एक कंट्री माल्टा की समुद्र तट के पास एक स्कूबा डाइवर रेनिएटो बॉर्ग के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, जहां पर उन्होंने यह दावा किया था कि उनका सामना एक ऐसी फिश से हुआ था जो पूरी ही तरीके से ट्रांसपेरेंट थी, जैसा कि अभी आप इस वीडियो क्लिप में देख ही सकते हैं। जब यह वीडियो क्लिप माल्टा में काफी बड़े स्केल पर वायरल होने लगी तो इस वीडियो क्लिप की पड़ताल की गई, जहां पर यह पाया गया कि इस वीडियो क्लिप के साथ किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। और तभी से ही रिसर्चर्स के बीच यह प्रश्न काफी बड़े स्केल पर खड़ा हो गया है कि क्या वास्तव में हमारी अर्थ पर भी कुछ इस तरीके की फुली ट्रांसपेरेंट फिश भी मौजूद है, जिसके बारे में लोगों को आज तक पता ही नहीं चला। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या ये फिश रियल है या फिर यहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मौजूद बंचबेरी डॉगवुड प्लांट का फ्लावर इतनी जल्दी ग्रो करता है कि जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते। असल में दोस्तों इस फ्लावर के खिलने का एक्सेलरेशन किसी भी एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल के लिफ्ट ऑफ के समय महसूस होने वाले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तुलना में 800 गुना ज्यादा होता है। यानी कि फ्लावर इतनी जल्दी ग्रो कर जाता है कि कोई भी इंसान कभी भी इसको ग्रो होता हुआ नेकेड आई से देख ही नहीं सकता। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये फ्लावर एक ऑर्डिनरी फ्लावर की तरह कभी भी ग्रो करता ही नहीं है। असल में दोस्तों ये फ्लावर एक दिन अचानक से ही प्लांट के स्टेम से ब्लास्ट होकर खिल जाता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस फ्लावर को पूरी अर्थ का सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो होने वाला फ्लावर भी माना जाता है। तो ये तो बात हो गई इस फ्लावर की। अब बात करते हैं कुछ अमेजिंग चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बंचबेरी डॉगवुड के फ्लावर को 10,000 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन पर ग्रो होता हुआ रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से ये देख सकते हैं कि 10,000 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन में भी ये फ्लावर कितनी तेज स्पीड के साथ एक्सप्लोड करके ग्रो करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों हमने इस दुनिया के बेहद ही बड़े बड़े और हाईटेक टेलीविजन को तो जरूर देखा होगा, लेकिन उससे उलट क्या आपने कभी सोचा है कि आगे इस पूरी दुनिया का सबसे छोटा टेलीविजन कौन सा था और उसको कब डेवलप किया गया? एंड इफ यू आर थिंकिंग कि उसको अभी हाल ही में डेवलप किया गया है तो बिलीव मी आप गलत हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1982 में सीको नाम की कंपनी के द्वारा जापान में कुछ इस तरीके की टीवी वॉच को बनाकर तैयार किया गया था, जिसका साइज महज 1.25 इंचेस था। असल में दोस्तों इस वॉच में टीवी को देखने के लिए व्यूअर को इस वॉच को एक केबल के थ्रू कुछ इस तरीके के टीवी सिग्नल रिसीवर से कनेक्ट करना पड़ता था, जिसके बाद आप इस रिसीवर को कैरी करके अक्रॉस द कंट्री अपने फेवरेट चैनल्स को इस वॉच के अंदर देख सकते थे। और उसी की तर्ज पर ही इस वॉच के नाम दुनिया का सबसे ज्यादा छोटा टेलीविजन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही इंटरेस्टिंग तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आपने बहुत सी टॉय कार्स को एक लूप के अंदर रोटेट होता हुआ तो जरूर देखा होगा। असल में दोस्तों कोई भी कार या फिर टॉय इस काम को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड के दम पर ही कर सकता है। यानी कि अगर किसी भी कंडीशन में टॉय या फिर रियल कार की स्पीड कम होगी तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, जिसकी वजह से वो कभी भी एक लूप में ट्रेवल कर ही नहीं पाएगा। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए किसी भी इंसान के द्वारा पैदल एक लूप में ट्रेवल करना लगभग इम्पॉसिबल है, या यूं कहूं कि इम्पॉसिबल था। मिलिए डैनियल वॉल्टर से, जो कि इस पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे पहले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने साल 2014 में एक पूरे ही लूप को दौड़ते हुए कुछ इस तरीके से क्रॉस किया था। एंड बिलीव मी, इस कारनामे से पहले सिर्फ कागजों पर कैलकुलेशन के आधार पर यह प्रूव किया जाता था कि कोई भी इंसान चलकर एक लूप को क्रॉस कर सकता है। लेकिन डैनियल पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस चीज को कागज से ऊपर उठाकर हकीकत में पूरी दुनिया के सामने इसे करके दिखाया। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस छोटी सी वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर और अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 6,
दोस्तों हमने कभी ना कभी स्नोबॉल फाइटिंग तो जरूर की होगी, जो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का एक जरिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज हमारे लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया है, हकीकत में जापान में वो एक नेशनल स्पोर्ट है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन जापान यूकी गैसिन फेडरेशन के द्वारा जापान में हर साल यूकी गैसिन नाम का एक स्पोर्ट आयोजित किया जाता है। बेसिकली यूकी गैसिन स्नोबॉल फाइटिंग का ही जापानीज वर्जन है, जहां पर दो टीम्स को 7-7 प्लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से हर एक प्लेयर को 90-90 बॉल्स दी जाती हैं। अब इन दोनों ही टीम्स के प्लेयर्स को इस गेम में लगाए गए एक फ्लैग को कैप्चर करना होता है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि हर एक टीम का प्लेयर दूसरी टीम के प्लेयर को सिर्फ स्नोबॉल हिट करके ही एलिमिनेट कर सकता है। एंड इन दी लास्ट जो प्लेयर बाकी के सभी प्लेयर से बचता हुआ लास्ट में उस फ्लैग को कैप्चर कर लेता है, उसकी टीम इस स्पोर्ट की अल्टीमेट विनर भी बन जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि लास्टली जो टीम इस पूरे ही टूर्नामेंट को जीतती है, उसको काफी भारी रकम भी इनाम के तौर पर दी जाती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पर इस तरीके का सीई का निशान क्यों होता है? असल में दोस्तों इस सिंबल को यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा आधिकारिक तौर पर साल 1985 में लॉन्च किया गया था, जिसका की मतलब होता है कन्फर्माइट यूरोपियन। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन यूरोप अपने लोगों की हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंडीशंस को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है, और ये सीई का सिंबल इसी का ही जीता जागता एग्जाम्पल है। असल में दोस्तों यूरोप ने अपनी सभी कंट्रीज में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, जिसके आधार पर यूरोप में बनने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, या फिर अगर कोई भी देश बाहर से यूरोपियन कंट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उसे उन सभी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरना होगा, जिसके बाद ही उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ इस तरीके के सीई मार्क को लगाया जा सकता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जिस भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पर कुछ इस तरीके का मार्क होता है, वो इक्विपमेंट आपकी हेल्थ, एनवायरमेंटल कंडीशन और आपकी सेफ्टी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा जनरेट नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज के स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने वाला एक मार्क है। फैक्ट नंबर 4, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या फिर प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी रीजन की वजह से कभी भी कार को ड्राइव नहीं करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है, जहां पर एक अमेरिकन लॉ के अनुसार कोई भी करंट या फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट भी सत्ता में होने या फिर उससे बाहर होने पर भी अपनी पूरी ही जिंदगी किसी भी प्रकार के व्हीकल को कभी भी ओपन रोड पर ड्राइव कर ही नहीं सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको भी एक कॉमन सिटीजन की तरह सजा या फिर जुर्माना हो सकता है। असल में दोस्तों अमेरिका के इस अजीब से लॉ को साल 1963 में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद इंक्लूड किया गया था, और उसी की तर्ज पर दुनिया के कुछ अजीब और गरीब लॉज में से भी एक लॉ माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आप अमेरिका के इस अजीब से लॉ के बारे में जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मिरर मूवमेंट नाम का एक बेहद ही रेयर मेंटल डिसऑर्डर भी मौजूद है, जिसमें पेशेंट अगर अपने एक हाथ से किसी भी काम को करता है तो उसका दूसरा हाथ अपने आप ही सेम पैटर्न में उसी काम को करने लगता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इस बीमारी से ग्रसित अगर कोई भी इंसान अपने एक हाथ को ऊपर उठाता है तो उसका दूसरा हाथ भी अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। अगर वो अपने एक हाथ से किसी भी ड्राइंग को बनाता है तो उसका दूसरा हाथ उसी पैटर्न और उसी स्पीड के साथ उसी ही ड्राइंग को अपने आप बनाने लगता है। अगर वो अपने राइट हैंड से कुछ भी लिखता है तो उसका लेफ्ट हैंड भी उसी फ्रीक्वेंसी और उसी स्पीड के साथ उसी वर्ड को लिखने लगता है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट के दोनों ही हाथ एक मिरर पोजीशन में एक साथ एक ही स्पीड से चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जब भी हम किसी भी वर्ड को लिखने के बारे में सोचते हैं तो हमारा ब्रेन उन सिग्नल्स को डिकोड करके हमारे किसी भी एक हाथ को उस वर्ड को लिखने की कमांड देता है। बट ऑन दी अदर हैंड इस डिसऑर्डर में हमारा ब्रेन कभी भी ये डिसाइड कर ही नहीं पाता है कि हकीकत में उसे किस हाथ को कौन सा काम सौंपना है, और इस कंडीशन में हमारा ब्रेन दोनों ही हाथों को सेम कमांड देने लगता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पेशेंट अगर एक हाथ से कुछ भी करता है तो दूसरा हाथ उसी पैटर्न में अपने आप ही चलने लगता है। दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि भले ही डिसऑर्डर इस दुनिया में काफी ज्यादा रेयर हो, लेकिन यह मेंटल डिसऑर्डर पूरी ही दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हैदराबाद के 9 वर्षीय एसपी शंकर के द्वारा सबसे ज्यादा नंबर के पैरामिक्स को उल्टा लटक कर और स्केटिंग करते हुए सॉल्व किया गया है, जिसके चलते हुए इन्हें 2 इंटरनेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े कारनामे को करने की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया है। सच में गर्व होता है इंडियन यूथ पर। फैक्ट नंबर 1,
स्काई शॉट्स को सिलेंड्रिकल शेप का ही क्यों बनाया जाता है? असल में दोस्तों इस चीज को भी आपने कभी ना कभी नोटिस तो जरूर किया होगा कि जितने भी स्काई शॉट्स होते हैं ऑलमोस्ट सभी को सिलेंड्रिकल शेप का ही बनाया जाता है। भले ही उनका आउटर बॉक्स स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, लेकिन स्काई शॉट जिस शेल से रिलीज होता है उसको हमेशा ही सिलेंड्रिकल बनाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों किसी भी स्काई शॉट में दो अलग अलग तरीके के पाउडर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पहला जो स्काई शॉट के बेस में होता है, जिसका काम दूसरे पाउडर को ऊपर हवा में ले जाना होता है, जबकि दूसरे पाउडर को स्काई शॉट के ऊपरी हिस्से में स्टोर किया जाता है, जिसका काम ऊपर हवा में जाकर एक्सप्लोड करना होता है। अब दोस्तों बात अगर बेस पाउडर की जाए तो इस पाउडर के मॉलिक्यूल्स में बहुत बड़ी तादाद में नाइट्रोजन होती है। अब जैसे ही किसी भी स्काई शॉट को जलाया जाता है तो बेस पाउडर में एक रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस पाउडर में मौजूद नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से किसी भी स्काई शॉट के बेस पार्ट में काफी बड़े स्केल पर प्रेशर बनने लगता है। और जब ये प्रेशर स्काई शॉट के चेंबर की होल्डिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है तो वो उस चेंबर को फाड़कर ऊपरी हिस्से में मौजूद दूसरे पाउडर को ऊपर की तरफ हवा में ट्रेवल कराना शुरू कर देता है। एंड इन दी लास्ट जब ये फायर या फिर हीट ऊपरी पाउडर तक पहुंचती है तो वो कुछ इस तरीके से एक्सप्लोड होकर लोगों के सामने बेहद ही खूबसूरत वे में दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों इस पूरे ही प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल होता है सिलेंड्रिकल शेप का। असल में दोस्तों जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी एक जैसा होता ही नहीं है। तो अगर उस कंडीशन में किसी भी स्काई शॉट को स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप का बनाया जाए और बाई चांस उसी सिरे पर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण प्रेशर बढ़ जाए तो यहां पर सबसे बड़ा खतरा यह जनरेट होगा कि हमारा स्काई शॉट ऊपर जाने की बजाय उसी सिरे की तरफ से जमीन पर गिर जाएगा और वो वहीं पर ही एक्सप्लोड कर जाएगा, जो कि ऑनेस्टली कोई भी नहीं चाहता है। अब दोस्तों बात अगर सिलेंड्रिकल शेप की जाए तो इस तरीके की शेप में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एक जैसा ही होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का प्रेशर बढ़ता है तो वो स्काई शॉट को इधर उधर लुढ़काने की जगह एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर की तरफ पुश करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आपने ये नोटिस भी किया होगा कि जब भी हमारा स्काई शॉट ऊपर की तरफ रिलीज करता है तो पहले हमें हमारे बेस से एक काफी तेज आवाज सुनने को मिलती है। वो वही प्रेशर रिलीजिंग की आवाज होती है और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के इसी प्रिंसिपल के आधार पर ही सभी कुओं और एरोप्लेन्स की विंडोज को भी गोल बनाया जाता है। सो आई होप आज आपको ये पता जरूर चल गया होगा कि सभी स्काई शॉट्स के शेल को सिलेंड्रिकल क्यों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।